सभी बच्चों को हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 3 में और 1, 2, 3 में मैं ये कहूँगा कि हमने सूक्ष्म जीवों के लाभ क्या हैं हमारे जीवन में वो डिस्कस किए, और अब इसमें करेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। उनको शुरू करने से पहले सूक्ष्म जीव मनुष्य के अंदर बहुत सारे रोग भी फैलाते हैं और ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे अंदर रोग फैलाते हैं उनको हम रोग कारक या फिर रोगाणु कहते हैं। आगे चलने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से रोग सूक्ष्म जीव मुख्यतः हमारे शरीर में फैलाते हैं। बहुत रोग हैं बच्चों, लेकिन हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनेक प्रकार के रोग, सभी सूक्ष्म जीव जैसे हमने 4 प्रकार के किए थे और 5वां विषाणु था, सभी मनुष्य के अंदर रोग फैलाते हैं। और लेकिन वो सभी डिस्कस हम नहीं करेंगे, हम केवल जो हमारे सिलेबस में है उनको ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस में है ये, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर इनके दूसरे हानिकारक प्रभावों के बारे में और रोग कैसे फैलते हैं ये भी हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मनुष्य में क्षय रोग ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसको हम टीबी भी कहते हैं। वायु के माध्यम से फैलता है, जिसको टीबी होती है, अगर वो छींकता है, खांसता है या स्पिट आउट थूकता है तो उसके माध्यम से उसके जो जीवाणु हैं वो वायुमंडल में आ जाते हैं, और वायुमंडल में आने के बाद जब उसके आसपास रहने वाले लोग सांस लेते हैं तो उस सांस के द्वारा वो उन लोगों के अंदर भी चला जाता है, और इस तरह से वो रोग दूसरों को फैल जाता है। जैसे ही कोई भी रोगी छींकेगा, खांसेगा या थूकेगा तो उसके सूक्ष्म जीव टीबी को फैलाने वाले जीवाणु बाहर आ जाते हैं और वो वायुमंडल में फैलते हैं। और उस वायुमंडल में जहाँ तक वो फैले हैं, यानी उसके आसपास के लोग जब भी सांस लेते हैं तो वो उस सांस के द्वारा उनके स्वस्थ मनुष्य के शरीर में चला जाता है, और उन लोगों के अंदर भी बीमारियां यानी कि क्षय रोग हो जाता है। इससे बचाव के क्या उपाय हैं कि जो रोगी है वो बिल्कुल उसको अलग रखा जाए, उसको कोई सीधे मुंह बात ना करे। सीधे मुंह बात ना करने का मतलब कोई कपड़ा वगैरह लगा के तब बात की जाए, दूर से बात की जाए। रोगी के कपड़े, बर्तन या अन्य जो उसका ज़रूरी सामान है वो बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। और एक बचाव का तरीका ये है कि समय बीमारी होने से पहले यानी उचित समय पर टीकाकरण करवाया जाना चाहिए। आपको पहले ही बताया था कि टीकाकरण जो है वो बीमार व्यक्ति के लिए नहीं होता, टीकाकरण केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए होता है, और वो इसलिए होता है कि स्वस्थ व्यक्ति का अगर टीकाकरण कर दिया जाए तो उसके शरीर की जो रक्षात्मक प्रणाली है वो मजबूत हो जाती है और उसको वो बीमारी नहीं होती है। लेकिन बीमारी होने के बाद टीकाकरण का कोई लाभ नहीं है। इसी तरह से हैजा रोग ये भी जीवाणु के द्वारा फैलता है। किस माध्यम से वो जीवाणु आता है? जल या फिर भोजन के माध्यम से आता है। तो इसमें हम कैसे बचाव कर सकते हैं कि खुद भी साफ स्वस्थ रहना चाहिए, अपने चारों ओर जो है घर की भी, कपड़ों की भी, जो कपड़े हम खुद के हैं या आसपास जैसे चादरें हैं और इन पर्दे हैं, इन सब की भी सफाई, घर में भी सफाई होनी चाहिए, घर के आसपास भी सफाई रखी जानी चाहिए, और अच्छी तरह से पका हुआ या उबला हुआ और ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। और उचित समय पर यानी बीमारी होने से पहले टीकाकरण भी करवाया जा सकता है, लेकिन बचाव सबसे अच्छा होता है और टीकाकरण भी आवश्यक है। इसी प्रकार से टाइफाइड ये बहुत लोगों को हो जाता है, एक तरह का बुखार होता है, मियादी बुखार, और ये भी जीवाणु के द्वारा फैलता है। जल के माध्यम से जीवाणु फैलता है,
और इसमें भी वही कि खुद की और चारों ओर की सफाई रखनी चाहिए, अच्छी प्रकार से पका हुआ उबला हुआ भोजन खाना चाहिए और जल उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए, ढका हुआ भोजन खाना चाहिए और समय पर टीकाकरण करवाया जाना चाहिए। हमारे सिलेबस में जीवाणु जनित रोग ये 3 हैं, क्षय रोग, हैजा रोग और टाइफाइड। आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम बताओ, तो आप इन 3 में से कोई 2 बता सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है किस माध्यम से फैलता है क्षय रोग, वायु के माध्यम से, हैजा जल और भोजन से, टाइफाइड जल के द्वारा, और इनसे बचाव के उपाय आपके सामने हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे है विषाणु जनित रोग। हमारे सिलेबस में खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपाटाइटिस ए, ये हैं 4 विषाणु जनित रोग जो हमारे 8वीं के सिलेबस में है। खसरा जो है विषाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु को वायरस भी कहते हैं, और ये वायरस वायु के द्वारा फैलता है। और इसमें हम कैसे बचाव कर सकते हैं कि रोगी और उसकी वस्तुओं को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, और रोगी के कपड़े हैं या फिर बर्तन हैं, उसकी दैनिक उपयोग वाली वस्तुएं हैं, वो अलग रखनी चाहिए। और ठीक उसी तरह से वायु के द्वारा फैलता है, तो हमें जो है जब उससे बात करनी हो तो दूर से बात की जानी चाहिए और मुंह पे कपड़ा लगा के हमें बात करनी चाहिए, और सही समय पर टीकाकरण करवा के हम इस रोग से बच सकते हैं। चिकन पॉक्स ये भी विषाणु जनित रोग है, ये भी वायु अथवा सीधा संपर्क करने से ही फैल जाता है। जैसे हम अब कोविड-19 यानी कोरोना की बात करते हैं, वो भी संपर्क से भी फैलता है, जैसे हम संपर्क में आ जाते हैं तो फैल जाता है। दूसरे यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर वो वायरस आ जाता है, तो ये भी उसी तरह से आता है चिकन पॉक्स का भी, इसमें भी वही है। तो उस व्यक्ति को अलग रखा जाना चाहिए, उसकी सभी चीज़ें अलग होनी चाहिए और सही समय पर टीकाकरण होना चाहिए ताकि ये बीमारी ना हो। इसका टीका उपलब्ध है। पोलियो, इसका टीका भी उपलब्ध है। ये इसके बारे में आपको पता भी होगा कि ज़्यादातर 5 साल तक के बच्चों में होता है। ये भी विषाणु जनित है, वायु अथवा जल के द्वारा फैलता है, तो इसमें भी रोगी को अलग रखा जाना चाहिए। जितने भी रोग वायु के द्वारा फैलते हैं उसमें हमेशा रोगी को बिल्कुल अलग और रोगी से जो है दूर हट के खड़ा रहना चाहिए, और जब भी उससे बात करें तो हमें जो है कपड़ा लगाकर बात करनी चाहिए, उसका सीधा संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ये सावधानियाँ वायु जनित रोगों जो वायु के द्वारा फैलते हैं उन सभी रोगाणुओं वाले रोगों में हमें ये सावधानी बरतनी ही होगी कि उस रोगी को और उसकी सभी वस्तुओं को अलग रखें, और उससे जब भी बात करनी हो तो हम उससे दूर खड़े होकर बात करें और सामने मुंह पर कपड़ा लगाकर बात करें, और उचित समय पर टीकाकरण करके हम इस रोग की भी रोकथाम कर सकते हैं। इसी तरह से हेपाटाइटिस ए, ये भी विषाणु जनित रोग है, जल के माध्यम से फैलता है, और जल के माध्यम से फैलता है तो हम फैलने से रोकने का एक ही बढ़िया उपाय है कि जल को उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए, बिना उबला हुआ जल नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, और टीकाकरण उचित समय पर हो जाए तो रोग से बचा जा सकता है। एक और रोग है हमारे सिलेबस में मलेरिया, इसको मैं हटा देता हूँ। मलेरिया आपको पता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। रोग का नाम मलेरिया, और मादा एनाफ्लीज मच्छर रोग नहीं फैलाता। वास्तव में क्या है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के लार में एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लेस्मोडियम, तो उसके द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ है।
नाम क्या उस प्रोटोजोआ का? प्लेज्मोडियम। कहाँ होता है? मादा एनाफ्लीज की लार में होता है, मुख में जो लार होती है उसमें। संचरण का तरीका क्या है? कौन फैलाता है इसको? फैलाता है मच्छर, क्योंकि प्लेज्मोडियम मच्छर के लार में होता है। कैसे बच सकते हैं? बचने के बहुत सारे उपाय हैं। आसपास पानी खड़ा न रहने दें। कूलर को साफ करें, कूलर में ज़्यादा दिनों तक पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि मच्छर के द्वारा फैलता है। वैसे अपने आप ये आएगा नहीं, तो हमें मच्छर मार देंगे तो अपने आप ये आ नहीं सकता, बचाव हो जाएगा। तो मच्छर पानी में होता है, इसलिए पानी ना खड़ा रहने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरदानी है या फिर मच्छर मारने वाले रसायन। मच्छर मारने वाले रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं आप। साफ सफाई, क्योंकि मच्छर गंदगी में होता है, तो साफ सफाई रखेंगे तो भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम जो है मच्छरों को भगाकर या मारकर हम जो मच्छर से अपनी सुरक्षा करेंगे, तो मच्छर से सुरक्षा होगी तो प्लेस्मोडियम से सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि प्लेस्मोडियम मच्छर के द्वारा फैलता है और इस प्रकार हम मलेरिया से बच सकते हैं। ये तो उन मुख्य रोगों की बात थी जो मनुष्यों के अंदर फैलते हैं। हम जंतुओं की भी बात करेंगे, पौधों की भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले अपने टॉपिक को, जैसे आपको बताया था कि हानिकारक प्रभाव से शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव। देखिए, सूक्ष्म जीव जिस तरह से लाभदायक हैं, उस तरह से कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक प्रभाव भी दर्शाते हैं। वो हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। जल को संदूषित करते हैं, चमड़े की बनी हुई वस्तुओं को संदूषित कर सकते हैं, कपड़ों को संदूषित कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार से वो वस्तुओं को भी हानि पहुंचा सकते हैं, खराब कर सकते हैं, और हमारे अंदर, जंतुओं के अंदर, पौधों के अंदर रोग फैला सकते हैं। तो मुख्य हानिकारक प्रभाव हम क्या करेंगे कि भोजन, जल और अन्य वस्तुओं को संदूषित करते हैं, मनुष्यों में रोग फैलाते हैं, जंतुओं में रोग फैलाते हैं, दूसरे जंतुओं में, और पौधों में भी रोग फैलाते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं रोग फैलाने वाले। जो रोग फैलाते हैं उनको हम रोगाणु कहते हैं। सबसे पहले रोगाणु क्या होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। रोगाणु, या फिर इनको हम
रोगजनक भी कह देते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य अथवा जंतुओं में या पौधों में भी, मनुष्य, जंतु अथवा पौधों में, ऐसे लिख लेते हैं, में रोग फैलाते हैं, उन्हें रोगाणु कहते हैं। वो जीवाणु भी हो सकता है, वो विषाणु भी हो सकता है, वो एक तरह फफूंदी भी हो सकती है, वो कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि मलेरिया को फैलाने के लिए प्रोटोजोआ है। हैजा रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है, क्षय रोग जीवाणु द्वारा फैलता है, पोलियो विषाणु द्वारा फैलता है। इस प्रकार से सभी अलग अलग सूक्ष्म जीव, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे अंदर रोग फैला सकते हैं। ये रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, किस तरह से वो आते हैं, यानी वो किस माध्यम के द्वारा सूक्ष्म जीव मनुष्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पहली बात ये कि रोग फैलाने के लिए रोगाणु है, मनुष्य में वो आते हैं, तो किस माध्यम से आते हैं। सूक्ष्म जीव किस प्रकार मनुष्य में प्रवेश करते हैं। अथवा किन माध्यमों के द्वारा प्रवेश करते हैं। एक ही बात, सूक्ष्म जीव ऐसे कौन कौन से माध्यम जिनके द्वारा सूक्ष्म जीव मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। नंबर 1, भोजन के द्वारा। नंबर 2, जल द्वारा। नंबर 3, संपर्क से। नंबर 4, वायु से। नंबर 5, जानवरों के काटने से। इस प्रकार बहुत सारे, आप और भी कह सकते हैं, कीटों द्वारा, जैसे मक्खी, मच्छर, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके माध्यम से फैल सकते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण है जल, वायु और भोजन। मृदा के द्वारा भी फैलते हैं, संपर्क यानी त्वचा के द्वारा, जानवरों के काटने से, कीटों के द्वारा। ये बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब ये प्रवेश कर जाते हैं तो ये रोग फैलाते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं।
जो ये रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य पे लग जाते हैं, इसीलिए इनको हम संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय रोग। क्या होते हैं संचरणीय रोग? ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति मतलब जिसको रोग हो गया है वो संक्रमित व्यक्ति है। एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। जो एक बीमार व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति मतलब यहां पे मैं बता देता हूं, संक्रमित व्यक्ति का मतलब बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से संपर्क में आया हो, वायु के द्वारा या उसके कपड़ों के द्वारा या कोई अन्य विधि के द्वारा फैल जाते हैं, तब हम उन रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। जितने रोगों के भी हमने पढ़ा था ये सारे संचरणीय थे, किसी न किसी माध्यम से संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। जैसे हम सामान्य और बात कर सकते हैं, रोगों के उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे सामान्य सर्दी जुकाम, आप उदाहरण देना चाहें तो और भी। ये है क्षय रोग का उदाहरण दे सकते हैं आप, फ्लू का उदाहरण दे सकते हैं, या जितने रोग हमने अभी किए थे 8 रोगों के बारे में, वो भी आप उनमें से किसी का नाम भी ले सकते हैं। मान लिया कि किसी को सामान्य सर्दी या जुकाम है या खांसी है, जब वो खांसता या छींकता है तो उसके शरीर में से छोटे छोटे वाष्प, जलवाष्प के कण निकलते हैं, जलवाष्प निकलते हैं। उनके साथ, उन जलवाष्प के साथ रोग के रोगाणु भी बाहर आ जाते हैं, तो वायु में फैल जाते हैं। जब सामने दूसरा व्यक्ति है वो उसके पास में है और वो उसी वायु में सांस लेता है, जैसे एक ने छींक मारी और उसके द्वारा वायु के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म वाष्प आ गए हैं और उसी में दूसरा सांस ले रहा है, तो वो वाष्प के माध्यम से वो जो है सांस के द्वारा वो वाष्प उसके शरीर में चले जाएंगे और उन वाष्प के साथ उसको फैलाने वाले रोगाणु भी चले जाएंगे, तो दूसरे व्यक्ति को भी रोग हो जाता है। रोग फैलाने में ये सीधा वायु के संपर्क की बात नहीं है। हमने एक बात अभी की थी कि रोग में मक्खी और मच्छर का अहम भूमिका रहती है। तो ऐसे सूक्ष्म, ऐसे जीव या जंतु या फिर कीट जो रोग कारक रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, उनको हम रोग वाहक कहते हैं। रोग वाहक मतलब रोग को, रोगाणु को ले जाने वाले। तो आप क्या कहेंगे? ऐसे कीट, जंतु कोई भी हो सकते हैं
आदि जंतु ही आ गया तो हम कह सकते हैं कीट अथवा जंतु जो रोगाणुओं को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तक स्थानांतरित करते हैं। रोग वाहक कहलाते हैं। इनको रोग वाहक कहते हैं। देखिए जैसे है मच्छर, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक प्लेज्मोडियम को स्थानांतरित करता है। और आप ले सकते हैं, ये प्लेज्मोडियम क्या है, मलेरिया का परजीवी है। इसी तरह से डेंगू के वायरस को जो है एडीज मच्छर स्थानांतरित करता है। मादा एडीज गई। डेंगू वायरस को स्थानांतरित करता है। आप मच्छर की जगह उस मच्छर का नाम क्या है वो लिख लीजिए। मैं यहाँ पे अलग से वो कर देता हूँ, मादा एनाफ्लीज, ताकि मादा एनाफ्लीज, उस मच्छर का नाम क्या है जो प्लेज्मोडियम को स्थानांतरित करता है, उसका नाम है मादा एनाफ्लीज, ये लिख दिया है। और मादा एडिस जो है डेंगू वायरस को स्थानांतरित करता है। घरेलू मक्खी विभिन्न रोगाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। कैसे करते हो अभी बताते हैं, हम बात करते हैं। पहले हम इस बात को पूरा कर लेते हैं। तो ये उदाहरण है। अब हम करेंगे कि मक्खी किस तरह से स्थानांतरित करती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है जो रोगाणु द्वारा फैलते हैं। बचाव के उपाय हमने दिए थे, फिर भी कुछ बचाव के उपाय और मक्खी का स्थानांतरण कैसे होता है वो दोनों बात करेंगे।
मक्खी द्वारा स्थानांतरण कैसे होता है देखिए। जो मक्खी होती है, मक्खी की टांग जो नीचे से है बहुत पतली है और वो इस प्रकार की है। ये मक्खी की टांग दिखा रहा हूं मैं आप, और इसके ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं बाल के आकार की, ऐसे। जब मक्खी किसी भी ऐसे स्थान पर बैठती है कूड़े करकट पर या किसी अपशिष्ट पर बैठती है, तो उस अपशिष्ट पे उपस्थित रोगाणु इसके इन छोटे छोटे बालों के बीच में चिपक जाते हैं, और जैसे ही ये मक्खी वहां उस कूड़ा करकट से उड़कर भोजन पर या कोई अन्य स्थान पर बैठती है, तो ये रोगाणु उसके झड़ जाते हैं, उस भोजन में झड़ जाते हैं, और उस भोजन के माध्यम से वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। क्या है कि जैसे ही आप देखिए मक्खी की टांगों पर इस तरह से छोटी छोटी बाल के आकार की संरचनाएं होती हैं। जैसे ही मक्खी किसी कूड़ा करकट पर बैठती है, तो ये बाल की संरचनाओं के साथ सूक्ष्म आपको दिखाई दे रहे होंगे लाल, मैंने आपको दिखा दिया कि छोटे छोटे रोगाणु जो है उसके इन बालों में फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जैसे ही मक्खी वहाँ से उड़कर किसी भोजन पर बैठती है या किसी अन्य सामग्री पर बैठती है, तो वहाँ ये झड़ जाते हैं। मान लिया कि मक्खी भोजन पर बैठ जाती है, तो भोजन पर ये रोगाणु झड़ जाएंगे और वो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। अब बचाव के उपाय क्या हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोगों से बचाव। जो बचाव हमने पहले किए थे वही है यूं का तू। एक, पका हुआ, आप ये लिखिए, अच्छी प्रकार से पका हुआ वह ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। ताकि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश ही ना कर सकें। दूसरा, स्वच्छ जल का उपयोग। समझ रहे हैं ना? स्वच्छ जल का मतलब जल जो है वो गर्म किया हुआ होना चाहिए, उबाल कर ठंडा किया हुआ होना चाहिए, अच्छी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। तो वो जल का उपयोग, इस तरह का स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। जल को खड़ा ना होने दें। गर्मियों में कूलर आदि को साफ करते रहना चाहिए। मच्छरदानी
अथवा मच्छर को भगाने वाले व मारने वाले रसायनों का उपयोग संतुलित आहार का उपयोग व्यायाम करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप को भी पता है करते रहने। मैंने कुछ बताए हैं कि अच्छी प्रकार से पका हुआ व ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। अच्छी प्रकार से पकाने से भोजन के अंदर जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ढका रहेगा तो उस पर सूक्ष्म जीव, मक्खी, मच्छर नहीं बैठेंगे। स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, जिससे जल को उबाल कर और गर्म करके ठंडा करके पीना चाहिए, जिससे जल से होने वाले रोग ना फैलें। आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो। जल को आसपास खड़ा नहीं होने दें, क्योंकि जल खड़ा रहेगा तो उसमें मच्छर अवश्य पैदा होंगे और वो मलेरिया फैला सकते हैं। कूलर के जल को भी लगातार साफ़ करते रहना चाहिए। मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाले रसायनों का उपयोग करना चाहिए ताकि हमें मलेरिया ना हो। संतुलित आहार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं संतुलित आहार का मतलब जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित हों और जिससे हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है, तो हमें कम से कम रोग होंगे। और व्यायाम करना चाहिए, इससे भी हमारा शरीर स्वच्छ और रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। हर रोज़ स्नान करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हम कर रहे हैं, वो सब इनके द्वारा हम सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो सीधे उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, दूर से बात करनी चाहिए, उसके सामान को अलग रखना चाहिए। जो हम पहले कर चुके हैं वो सभी भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जंतुओं में भी जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग फैलते हैं, और ऐसा ही एक रोग जो मनुष्यों में भी फैल सकता है और जंतुओं में भी फैलता है। एंथ्रेक्स। देखिए, रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में, रॉबर्ट कोच नाम सुन लीजिए, रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में एक जीवाणु की खोज की थी, और उस जीवाणु का नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस। और उसके द्वारा एंथ्रेक्स रोग, जो मुख्यतः जंतुओं में फैलता है, मनुष्यों में भी फैलता है, और उस रॉबर्ट कोच ने ये पता लगाया था 1876 में कि ये जो एंथ्रेक्स बीमारी है ये एक जीवाणु के द्वारा फैलती है, और उस जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। मैं लिख देता हूँ, एंथ्रेक्स बीमारी जो है, एंथ्रेक्स किसके द्वारा फैलती है? बैसिलस एंथ्रेसिस। ये वास्तव में क्या है? एक जीवाणु है। इस जीवाणु के द्वारा फैलती है। तो पशुओं में या जंतुओं में सूक्ष्म जीव, पौधों में भी सूक्ष्म जीव जो है बहुत सारे रोग फैलाते हैं, और ऐसा ही एक रोग मैंने आपको बताया कि एंथ्रेक्स है, जो मनुष्यों में, मवेशियों के अंदर
फैलता है, बहुत ही भयानक रोग। और किसके द्वारा फैलता है? बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा। इसके अतिरिक्त आपने गाय या भैंस में देखा होगा मुंह और खुर का रोग, ये हो जाता है। उसमें मुंह में छाले और गांठें हो जाती हैं, पाँव में भी इसी तरह से। तो मुंह और खुर का रोग है। चलने में भी पशु जो है खाना बंद कर देता है, चल नहीं पाता है ढंग से। तो ये इस प्रकार से जो मुंह और खुर का रोग है वो विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलता है। तो मुंह और खुर का रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा। एंथ्रेक्स किसके द्वारा फैलता है? एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। मुंह और खुर का रोग किसके द्वारा? मुंह व खुर का रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा। पौधों में होने वाले रोग और खाद्य विषाक्तता, ये भी हानिकारक प्रभाव हैं। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम करते रहें और बड़ों का आदर करते रहें। धन्यवाद।